हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रहा है ये क्लास 10 से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर लिया गया है, जो कि आपके केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका ये चैप्टर 5 to 6 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए। अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और क्लास 9 और 10 के, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो स्टूडेंट, ज़्यादा बिना डिस्कशन किए हुए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्लास 10th का चैप्टर एनसीईआरटी का पार्ट 1। ऐसे ही करके आपको 4 या 5 पार्ट्स में ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ पहला पॉइंट, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन जब मिल्क इज लेफ्ट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर के दिनों में अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर मतलब कि आपका 30 to 35 डिग्री समर के दिनों में रूम टेम्परेचर होता है। ऐसे अगर रूम टेम्परेचर की बात करें स्टूडेंट तो 20 to 22 डिग्री यूनिवर्सली माना जाता है। ठीक है, ऐसे गर्मी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 डिग्री आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर कि अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए समर के दिनों में तो उस मिल्क के साथ क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं मिल्क आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। मतलब कि मिल्क अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें माइक्रोब्स भी बनने लगेंगे। जैसा कि बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसमें माइक्रोब्स का भी डेवलपमेंट होगा और माइक्रोब्स क्या करेंगे, मिल्क को सावर बना देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मिल्क बिकॉम सावर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, मिल्क बिकॉम सावर। चलिए, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नमी, ठीक है, नमी से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप आयरन को नमी वाले एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसे ही अगर ड्राई नहीं होना चाहिए, नमी वाला होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में खुला अगर छोड़ देते हैं कोई भी आयरन का तावा, पैन, नेल, कांटी वगैरह कुछ भी को, तो उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। ऐसे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, उसी को रस्टिंग बोलता है। रस्टिंग में क्या होता है, मेनली रेडिश ब्राउन कलर का एक कोटेशन आ जाता है। क्या आता है स्टूडेंट, रेडिश, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेडिश प्लस ब्राउन कलर का कोटेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोटेशन आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, आयरन को छोड़ दिया। तो आयरन को जब छोड़ा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और उस ऑक्सीजन के साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाटर वेपर भी है। क्यों स्टूडेंट, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिड बात पहले ही लिख दिया गया है। तो वाटर वेपर यहाँ पे किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपके मॉइस्चर को। याद रखिए, किस चीज़ को स्टूडेंट, मॉइस्चर को दर्शा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मॉइस्चर को। तो ये आपका हुआ आयरन का। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका रस्टिंग। जो यहाँ पे बनेगा रेडिश ब्राउन कोटेशन, इसी को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रस्ट बोलेंगे। ठीक है, सभी चीज़ को मैं खुल के बताऊंगा, इसीलिए हो सकता है कि आपका एक जो आपका पैराग्राफ हो उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, 20 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी को तो बस लाइन बाय लाइन पढ़ के उड़ाना नहीं होता है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ के बस आप स्टूडेंट बस समझ जाएं, बस टीचर को इतना ही मतलब होता है। ठीक है, तो मुझे भी बस इतना ही मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये पॉइंट सर नहीं समझ में आया, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में या फिर जैसे भी हो फिर ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या होते हैं, फर्मेंटेशन से बिलोंग यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि आपके रिस्पायरेशन वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया था स्टूडेंट कि फर्मेंटेशन वहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ आपको बता दिया गया है। ठीक है, फूड इज कुक। फर्मेंटेशन का मतलब एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब ग्लूकोज को अल्कोहल में बदला है, सिंपली आप इतना ही याद रखिए, ग्लूकोज जब आपका अल्कोहल में बदल जाए मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, यही फर्मेंटेशन होता है। जब फूड को पका दिया जाए, फूड को पकाना मतलब कि आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिला के फूड्स को पकाते हैं, तो इस चीज़ को भी केमिकल चेंज में आप ला सकते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ में देखा जाता है।
फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हम लोग के बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो ये आप बोल सकते हैं कि बायोकेमिकल भी इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? बायोकेमिकल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो केमिकल पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री से बिलोंग है, बट यहाँ बायोकेमिकल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल बायोलॉजी से रिलेटेड हुआ है। यहाँ आपको कैटलिस्ट का सहायता से, बायो कैटलिस्ट के सहायता से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, इसी प्रोसेस को डाइजेशन भी बोलते हैं, आपको पढ़ा दिया गया है पहले भी, ठीक है। वी रिस्पायर, हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए स्टूडेंट तो सबको लगेगा कि रिस्पायरेशन का मतलब वो ऑक्सीजन का लेना, CO2 को छोड़ना, बट यहाँ पे जो रिस्पायरेशन लिखा हुआ है, जो आपको बता रहा है कि डेली लाइफ से बिलोंग करके आपको समझना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो रिस्पायरेशन को आप इजिली क्या स्टूडेंट लिख सकते हैं कि आपके बॉडी में जो फूड है C6H12O6, उसका जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो आपको बनाता है C6CO2 प्लस 6H2O बनाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्या बनाता है स्टूडेंट? ATP भी बनाता है, ATP, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2O, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो ये आपका हो गया प्रोसेस पूरा रिस्पायरेशन का। तो यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, लाइन बाय लाइन जो लिखा हुआ यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, और केमिकल चेंज क्या होते हैं। इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग अभी चलेंगे डिस्कस करने। यहाँ पे मैं लिख दूँ केमिकल चेंज। समझ में आ गया? 3 पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और भी बहुत सारा पार्ट है, उनको भी कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ से लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट यहां से देखेंगे, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। क्या होता है? जो नेचर और जो आइडेंटिटी होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस का, शुरुआत के सब्सटेंस का, वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आता है। वी हैव ऑलरेडी learned about physical and chemical change of matter in our previous classes। पहले के क्लासेस में 9th में आपको फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड बताए गए थे स्टूडेंट, आपको याद होगा। मैं भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, केमिकल चेंज तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। केमिकल चेंज को स्टूडेंट आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल चेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट आप केमिकल चेंज को ईजिली तरह से लिख सकते हैं, परमानेंट चेंज होता है केमिकल चेंज। पहली बात तो ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। परमानेंट चेंजेस आप लिख सकते हैं, चेंजेस इन विच न्यू केमिकल, याद रखिएगा, न्यू केमिकल सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? न्यू केमिकल सबस्टांसेज आर फॉर्म विद ए न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आया, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर चर्चा करें यहाँ पे स्टूडेंट, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी होगा, परमानेंट चेंज होगा, और न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपका केमिकल चेंज में आता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि केमिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल चेंज क्या होता है, सभी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि मिल्क, आप मिल्क के बारे में पता है आपको, ठीक है। मिल्क, अगर मिल्क को रख दिया जाए लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस जिसके बारे में आपको पता है, जहाँ से लैक्टिक एसिड भी निकलता है, इस लैक्टोबैसिलस के चलते मिल्क आपका किस में चेंज होता है स्टूडेंट? कर्ड में चेंज होता है, कर्ड में। तो आपका मिल्क किस में चेंज होगा? कर्ड में। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी को केमिकल चेंज। मतलब कि ये आपका जो है ये परमानेंट हो गया, ये आपका क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, ये आपका जो है ये आपका नया केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा, जो कि आपके मिल्क के प्रॉपर्टी से पूरा डिफरेंट होगा। आपको समझ में आ रहा है केमिकल चेंज? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया। अगर स्टूडेंट और भी चर्चा करें केमिकल चेंज की, तो आप ये भी बोल सकते हैं, किस चीज के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे? बर्निंग ऑफ, एक मिनट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन। आपके स्कूल में मैग्नीशियम रिबन होगा, आपको लैब में बताया जाएगा कैसे इसको जलाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सेफ्टी के साथ ये सब करना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन का रिबन का बर्निंग होना, मतलब कि Mg, मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, प्लस आप O2 यहाँ पे कर देंगे,
ये आपका बदल जाएगा स्टूडेंट MgO में। ठीक है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बट आपको बैलेंस अभी नहीं पढ़ना है, आपका सेकेंड पार्ट में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। बट ये तो बहुत आसान है, 9th में भी आप लोगों को बताया गया होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे आपको सामने क्या करना है, 2 लगा देना है, 2 MgO हो गया। बट आपका Mg यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस नहीं होता, Mg के सामने भी 2 लगा देंगे। अब देख सकते हैं इधर भी 2 Mg, इधर भी 2 Mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 2 × O करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि Mg और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होगा, क्या प्रॉपर्टी जो होगा, क्या इसके प्रॉपर्टी से मैच करेगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, इसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका MgO है और यहाँ पे आपका Mg और O2 है, दोनों अलग अलग ही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपका मैच नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केमिकल चेंज। मेरे साथ बार बार बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। मतलब कि आपने कोई भी रिएक्शन कराया, जो नया जो चीज बन रहा है, नया जो फॉर्मेशन हो रहा है, आपका पुराना वाला बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है, इन सभी चीज को केमिकल चेंज ही बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी केमिकल चेंज के प्रोसेस को आप बोल सकते हैं, इसी केमिकल चेंज आप जो बोलते हैं यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इसी प्रोसेस को केमिकल चेंज बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी केमिकल प्रोसेस को केमिकल चेंज बोला जाता है, याद रखिएगा आप। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अभी मैं बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ आज के ही लेक्चर में, आप लोग बस लास्ट तक वीडियो को बस देखते रहेंगे, आपको बेनिफिट जरूर होगा, फिर आप बताएंगे आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, जब भी एक केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखिए बात यहाँ पे आ ही गई, मतलब कि यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये बता रहा है कि जब भी चेंज होगा, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को केमिकल चेंज बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। उस प्रक्रिया और उस प्रोसेस को केमिकल चेंज बोलते हैं। बात यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं इजीली वैसे। केमिकल रिएक्शन को आप इजीली वैसे स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मैं बताता हूं आपको। ऐसा प्रोसेस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ केमिकल, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, यहाँ पे आई है बीच में, केमिकल चेंज और द चेंज इन केमिकल, सॉरी यहाँ पे ई होगा अलग से, केमिकल नेचर, याद रखिएगा। ये मेरे तरफ से लिखा हुआ ऐसा कुछ है, मैंने बनाया है इसको। ठीक है, आप भी इसको अलग अलग भाषा में इजीली वैसे बना सकते हैं। बहुत सारा डिफिनेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, मतलब कि केमिकल चेंज के प्रोसेस को, उनके प्रक्रिया को, और द चेंज ऑफ केमिकल नेचर इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बस सिंपली, मतलब केमिकल चेंज हुआ, इसी प्रक्रिया को बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। आपको समझ में आ गया? आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया, एक यहाँ एग्जाम्पल और एक यहाँ एग्जाम्पल, दोनों आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग चर्चा कर रहे थे फिजिकल और केमिकल चेंज की। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज की तो चर्चा करेंगे ही, पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि और आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसको चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, you may perhaps a wondering as to its actually meant by a chemical reaction. How do we come to know a chemical reaction has taken place? आप कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? ठीक है, आप कैसे समझेंगे? फिर लिखा है, let us perform some activity and द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, आपको आंसर भी बताना है, फाइंड द आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही आसान सा एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आपके स्कूल में भी कराया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले ही लिख दिया क्वेश्चन के बारे में, क्यों दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर टू स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। आपको आई प्रोटेक्शन वियर करके आपको लैब में जाना है, तब ये एक्टिविटी करना। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, आपको एक मैग्नीशियम रिबन के बारे में बताया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर का ले लेना है। ठीक है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए हाथ में ये टोंग्स है, ये मतलब ऐसे आप कैंची की तरह का बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा रहता है, यहाँ से आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो दोनों क्या होता है, आपस में से टकराने लगता है, तो उसी से क्या चिमटा टाइप का आप बोल सकते हैं, जिसको पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, टोंग्स उसी को बोलाता है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और ए बर्नर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बर्नर है, इस बर्नर के द्वारा क्या किया जा रहा है, उस रिबन को जलाया जा रहा है। देखिए मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है एंड कलेक्ट द आस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। ये आपका वॉच ग्लास है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको वॉच ग्लास दिख रहा होगा, आपको लिखा भी हो आप वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में क्या करना है, आपको आस को जो आपका बोल सकते हैं राख जो होगा उसको कलेक्ट कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आप आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। आपके आंख से इसको क्या करना है, दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, ये आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराएंगे तो MgO बनेगा। तो इसको बैलेंस कर देंगे, पहले आप लोग 9th-10th में आ गए तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो MgO बन जाएगा, ये है हम लोग का रिएक्शन। और यही जो MgO है स्टूडेंट, यही वॉच ग्लास में कलेक्ट होगा, जिसको आपका नाम दिया हुआ यहाँ पे, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि Mg को जब O2 से रिएक्ट कराएंगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका व्हाइट कलर का होगा। किस कलर का होगा स्टूडेंट, व्हाइट कलर का होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि Mg और O2 दूसरा चीज है जिसको आप मिलाने के बाद, रिएक्ट करने के बाद, सरल भाषा में आप समझेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, मिलाने के बाद क्या बन रहा है, MgO, जिसका प्रॉपर्टी आपके Mg और O2 से पूरा ही अलग होगा। और इसी चीज को बोलते हैं केमिकल चेंज, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। और यहां से एक आपका आप बोल सकते हैं एक स्पार्किंग जैसा भी यहाँ से आपका थोड़ा सा आपका जो जब आप जलाएंगे तो व्हाइट कलर का एक स्पार्क आपको नजर आएगा। जब आपके क्लास में जब सर कराएंगे, आपके टीचर जब कराएंगे तो आप देख पाएंगे वहां पे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर। व्हाइट पाउडर वहीं आपका जो आस में बदल रहा है, जो आपका राख में बदल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस पाउडर इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग MgO बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन Mg एंड O2। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट जब कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया और यहाँ पे MgO बना, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया, यहाँ तक स्टूडेंट कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब ये टॉपिक आगे बढ़ ही रहा है तो क्यों ना हम लोग जो आपका पढ़ रहे थे यहाँ पे फिजिकल और केमिकल के बारे में, थोड़ा सा केमिकल यहाँ पे बताए थे और फिजिकल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, फिजिकल चेंज में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप समझेंगे यहाँ से। 1 मिनट चलिए। फिजिकल चेंज में आप बोल सकते हैं यहाँ पे इजिली वे से, नो न्यू सबस्टांस, सॉरी केमिकल सबस्टांस में लिखूंगा, यहाँ पे इसको काट दो, केमिकल सबस्टांस, नो न्यू केमिकल सबस्टांस या फिर सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। नया कोई केमिकल सबस्टांस फॉर्म्ड नहीं होगा। इट्स अकर, आप लिख सकते हैं इट्स अकर, और क्या लिख सकते हैं, ओनली इन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल सब्सटेंस में यहाँ पे नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, अगर केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड ही होता तो हम उसको केमिकल चेंज ही बोलते स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ आपका फिजिकल अपीयरेंस नजर आएगा, जो कि जैसे आप फिजिकल स्टेट के हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे आपका साइज के हिसाब से आप बोल सकते हैं, शेप के हिसाब से बोल सकते हैं। और ये जो फिजिकल जो चेंज है आपका स्टूडेंट, ये आपका टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, इसको आप याद रखिएगा। कैसा होता है स्टूडेंट, टेम्पररी। और हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में, ये आपका होता है परमानेंट। तो मैंने दोनों को आप अच्छा से यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट, दोनों के बारे में मैंने बता दिया, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। कोई प्रॉपर्टी कोई समझ यहाँ पे परेशानी नहीं हो रही होगी। यहाँ पे आप फिजिकल चेंज के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज अफेक्ट करता है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को पीपी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपका शेप साइज के बारे में आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको आगे यहाँ पे और भी हम बताते हैं कि और क्या क्या है। अगर फिजिकल चेंज का आप बोलते हैं कि सर फिजिकल चेंज का भी सर एग्जांपल बता दो, क्योंकि आपने तो केमिकल चेंज का बता दिया, तो चलो भाई आपकी भी बात सही रही, मैं ये भी बताऊंगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टूडेंट टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर, आप पेपर को फाड़ते हैं, ये आपका फिजिकल चेंज हो गया स्टूडेंट, फिजिकल चेंज हो गया। यहाँ पे फिजिकल चेंज था, ठीक है, फिजिकल चेंज हो गया। यही पेपर को जब आप जलाते हैं स्टूडेंट, बर्निंग, याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ पेपर,
बर्निंग अ पेपर इज अ केमिकल चेंज, CC। वाई स्टूडेंट, आपसे पूछना चाहूंगा मैं इसका आंसर क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, बिकॉज ए न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्मिंग हियर आफ्टर बर्निंग। ठीक है, यहाँ पे नए सबस्टांस बन रहे हैं कब? बर्निंग होने के बाद, जलने के बाद, जो कि आप बोल सकते हैं लाइक CO2 स्टूडेंट, CO2 के रूप में बनेगा, स्मोक बनेगा, ठीक है, इस पेपर का, इसके साथ साथ आश बनेगा जिसको राख बोलते हैं। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज यही सब है आपका जो मैंने बताया। फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया स्टूडेंट? टीयरिंग ऑफ पेपर आपका फिजिकल चेंज है, जो कि आपको सिर्फ आपके शेप और साइज को दर्शाएगा। आप पेपर को फाड़ के फिर से जोड़ सकते हैं, ये आपका टेम्पररी चेंज है, बट आप जला के फिर से वापस आप पेपर नहीं बना सकते हैं, ये आपका केमिकल चेंज है। परमानेंट और टेम्पररी में मैंने बता दिया, आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए? अगर चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर और एग्जांपल चाहिए, तो मैं और एग्जांपल आपको बताऊंगा। चलिए इस पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका और क्लियरेंस मैं कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब आगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्टूडेंट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर का फ्रीज होना, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस का मेल्ट होना मतलब कि पिघलना। आपको पता है 0 डिग्री पे होता है, आपको पढ़ाया गया था केमिस्ट्री में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा ये सभी चीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ही 0 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर आगे बढ़ेगा पॉजिटिव की तरफ, ये मेल्ट होने लगता है, और 0 डिग्री पे ही आपका फ्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री है, वाटर का, प्योर वाटर का, याद रखिएगा। ये दोनों चीज किस में आता है स्टूडेंट? दोनों चीज आपका फिजिकल चेंज है स्टूडेंट, फिजिकल चेंज। अब आपसे क्वेश्चन मैं करूंगा, क्यों फिजिकल चेंज है स्टूडेंट? इसको आप फिजिकल चेंज क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप जो फ्रीज कर रहे हैं जिस वाटर को, उस फ्रीज वाटर को, उस आइस को आप फिर से वाटर बना सकते हैं। दिस इज ए टेम्पररी चेंज स्टूडेंट, इसको हम लोग टेम्पररी चेंज बोलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर आपका जो चेंज होता है, ये टेम्पररी चेंज, आप फिर से उसको बदल सकते हैं स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? आप इसको बॉयल जब करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा, फिर अगर आप उसके ऊपर कंटेनर लगा देते हैं, वहीं वेपराइज गैस जो वाटर का बना हुआ है, वाटर जो वेपर है, वो आपका फिर से लिक्विड में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। आई थिंक अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये तो मेरा भी दावा है, मेरा भी चैलेंज है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा या जो भी देखेंगे इस वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा। और आप ये भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपके सर ने ऐसा करके कैसे समझाया, आपको इस चीज के बारे में आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी मैंने अभी बताया आपको पूरा समझ में आया कि नहीं, ये जरूर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बस आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंज में अगर बढ़ते हैं, केमिकल चेंज की तरफ, केमिकल चेंज में आप और लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये केमिकल चेंज में आएगा कि नहीं स्टूडेंट? जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि केमिकल चेंज, फ्रूट्स यहाँ पे राइप हो रहा है, मतलब पक रहा है। क्या आप फूड को फिर वैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। आप कुकिंग को भी ला सकते हैं, कुकिंग को भी आप केमिकल चेंज में ला सकते हैं। क्यों स्टूडेंट? बिकॉज आपका जो खाना बनता है, इंग्रेडिएंट्स जो आप डालते हैं, बनाते हैं, कि आप फिर से वापस उल्टा उसी जगह पे ला सकते हैं। खाना को बनाने के बाद चावल जो आप बन गया, फिर से क्या आप चावल को ला सकते हैं उस तरह के उल्टा? जब तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है। अब तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फर्मेंटेशन भी जो आपको पढ़ाया गया था, फर्मेंटेशन जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ना था। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे पढ़ना था, आपने तो बोलेंगे सब बच्चे कि सर नहीं समझाए हैं। देखो फर्मेंटेशन यहाँ पे कहाँ गया, ये ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। इसका ग्रेप्स गेट फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ये भी आपका केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मतलब क्या हुआ? इसका फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? आपका यहाँ पे जो शुगर है, ठीक है, ग्रेप्स के अंदर का जो शुगर है, ये किस में बदल रहा है स्टूडेंट? अल्कोहल में बदल जा रहा है। अल्कोहल में, याद रखिएगा, ठीक है, अल्कोहल में बदल रहा है, याद रखिएगा। केमिकल चेंज इसमें भी आता है। स्टूडेंट आपसे अगर पूछें कि एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स क्या यह केमिकल चेंज है? इज दिस ए केमिकल चेंज
और इज दिस ए फिजिकल चेंज। आपको इसका आंसर बताना है स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपने पढ़ लिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है स्टूडेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका जो कि शुरू में ही हमने बताया कि ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन याद रखिएगा, जो कि आपका यहाँ पे मैंने चर्चा कर दिया था। देखिए आयरन और ऑक्सीजन का जो आपको बताया था यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में, वाटर से नहीं कराना है, वाटर वेपर से कराना है, मॉइस्चर लिखा हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सब चीज समझ में आ गया। आपका जो क्वेश्चन किया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको जब इतना चीज बताया जा रहा है तो आई थिंक मैं भी आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकता हूं। अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताएंगे, नहीं तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका भी आंसर आपको जल्दी ही बताऊंगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी एक दिया हुआ है कि एक्टिविटी 1.2 है, एक एक्टिविटी 1.3 है, तो मैं पढ़ूंगा आपका एक्टिविटी 1.2 पहले, क्योंकि 1.2 आया है पहले। चलो तो 1.2 पहले पढ़ूंगा। लिखा हुआ है टेक लेड नाइट्रेट। आपको क्या लेना है स्टूडेंट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट आप यहाँ पे लिख दीजिए कहीं भी, मान लो, चलो कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं बगल में यहीं पे, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3, इसी को बोलते हैं होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ठीक है। फिर बोल रहा है स्टूडेंट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में एक ले लेना है, ऐड पोटासियम आयोडाइड टू द सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें आपको क्या मिलाना है स्टूडेंट, पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड बोलते हैं KI को स्टूडेंट, और ये दोनों आपका होगा एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म उसको बोलते हैं, एक्वस फॉर्म स्टूडेंट उसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वस, उसको बोल जहाँ पे वाटर का प्रेजेंसी होता है, वाटर के साथ होता है कोई भी चीज, उसको बोलेंगे एक्वस में। जैसे कि आपका एक्वा गार्ड आप नाम सुने हैं, ये एक्वा कंपनी बहुत सारा आप सुने, ये सब वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। एक्वा का मतलब ही वाटर होता है केमिस्ट्री में। तो PbNO3 आपका यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, जिसको KI बोलते हैं, दोनों ही आपका एक्वस फॉर्म में। जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो आपका रिएक्शन कराने के बाद बनेगा PbI2, जो कि आपका सॉलिड होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका KNO3 भी बनेगा, और ये सॉलिड को ही आप PPT बोलेंगे स्टूडेंट, सॉलिड को PPT बोलेंगे। और ये आपका येलो कलर का होगा स्टूडेंट, येलो कलर का, याद रखिएगा, हरदम इसको याद रखना है। इसका नाम है PbI2 का नाम है लेड आयोडाइड, याद रखिएगा, लेड आयोडाइड। और लेड यहाँ पे 2 वैलेंसी को शो कर रहा है। आपको ये सब अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 वैलेंसी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो 9th में पढ़ाया गया होगा, जो भी पढ़ाए होंगे, या आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, या और भी जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको भी आप 9th क्लास का वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि 10th या हो या 9th हो या 11th हो, आप जूनियर क्लास की चीज़ों को जरूर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10th का छोड़ के 9th को पढ़िए, बट अगर आपको 10th में परेशानी हो रही है तो एक बार एक झलक आप 9th वाला भी देख सकते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा टाइम निकाल के। तो 9th वाले वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, उनका भी आप फायदा इस चैनल पे उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया गया पोटासियम आयोडाइड के साथ, आपका बना लेड आयोडाइड प्लस KNO3, पोटासियम नाइट्रेट बोलेंगे, नाइट्राइट नहीं, NO2 रहेगा तो नाइट्राइट, और आपका नाइट्रेट बोलते हैं NO3 को, याद रखिएगा, ठीक है। जो कि आपका ये भी आपका एक्वस ही होगा। आपको यहाँ पे क्या बता रहा है केमिस्ट्री में जो ये पार्ट है केमिकल चेंज के बारे में, कि आपका यहाँ पे एक तो PPT बना, सॉलिड बना, आप एक्वस सॉल्यूशन में रखें और सॉलिड बन गया। दूसरा आपका यहाँ पे येलो कलर आया, तो 2 चीज यहाँ पे आपको शो कर रहा है। बस यहाँ पे केमिस्ट्री में एक्टिविटी 1.2 यही बताना चाहता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, और इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कैसा केमिकल चेंज हो रहा है। एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ने पढ़ाया ये गलती पढ़ा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, इस चीज को आपको ऐसे करके लिखना है, A + B goes to C + D या फिर सी सिर्फ, ठीक है, जो भी बनेगा। ये चीज को आप जब रिएक्ट कराएंगे, इसको आप लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंट। और इसके सामने आपको एरो देना है। एरो का मतलब होता है कि आपका रिएक्शन अंडरगो है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और C + D यहाँ पे आपका हो गया प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया, एरो मैंने नीचे दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। आपका रिएक्शन ऐसे करके होगा। मुझे अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे याद आ गई कि ऐसे करके आपको बता देना है। तो हो सकता है बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत बच्चे भी हैं कि कमेंट में ऐसे ही बिना मतलब
मतलब का बोल सकते हैं कि टीचर ने गलती पढ़ाया है, बट ये गलती नहीं है, मुझे यहाँ स्पेस ना होने के कारण मैंने यहाँ पे नीचे किया है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी मैंने प्लस का साइन दिया, सब कुछ यहाँ पे। अगर होता तो मैं यहाँ पे आगे एरो डाल के ऐसे बताता, बट आपको तो पता है कि ये चीज ऐसे किया है, तो 9th में भी पढ़ाया गया होगा। तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो आपने इस एक्टिविटी को भी कर लिया कंप्लीट। अब आप आएंगे एक्टिविटी 1.3 में स्टूडेंट। तो 1.3 में आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको भी आपको समझना है। लिखा है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। क्या लेना है स्टूडेंट? जिंक ग्रेन्यूल्स। आपके कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ले लिए, चलो भाई जिंक ले लिए। किसके साथ रिएक्ट करना है? डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर 1.2। फिगर 1.2 की तरफ एक बार झांक लो भाई, क्या है फिगर 1.2 में है कि यहाँ पे जिंक इन्होंने डाल दिया, चलो भाई जिंक ग्रेन्यूल्स। इसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl भी डाल दिया, या फिर H2SO4 जो लिखा हो वो डाल दिया। डाइल्यूट होगा, ठीक है, याद रखिएगा डाइल्यूट होगा, H2SO4 है, ओ है, ठीक है। ये आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया, कौन टाइप में है, ग्लास ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, H2 गैस को निकलने के लिए, और यहाँ पे कॉर्क से जिससे ढक दिया गया है। आपको बात समझ में आ रही है? इसका यहाँ पे रिएक्शन कराना है और यहाँ पे इवॉल्व कराना है आपके H2 गैस का। मतलब कि आपने 2-3 चीज यहाँ पे देख लिया। पहला चीज आपने क्या देखा स्टूडेंट कि आपका यहाँ पे जो नाइट्रेट वाला जो सॉल्यूशन था, जो आपका रिएक्शन था, वहां पे आपने देखा कि आपका PPT बन रहा है। दूसरा आपने क्या देखा कि सॉलिड में चेंज हो रहा है जो आपका है। कलर आपने देखा, मतलब कि 2 तरह का चीज आपने देख चुका। क्या क्या? कलर देखा, PPT भी देखा। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट एक ऐड कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ PPT। याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ PPT को भी क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज ही बोलते हैं। 2 चीज आपने अभी तक देख लिया, ठीक है। आपको स्टेट वाला ही बता दिया गया कि स्टेट चेंज कैसे होता है, उसको भी केमिकल चेंज ही बोलते हैं। बस आपको बचा हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बता देंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा तुरंत, एकदम छोटा सा चीज। तो Zn प्लस डाइल्यूट आपको लिखना है, डाइल्यूट H2SO4। तो बहुत बच्चे आप बोलेंगे कि सर डाइल्यूट नहीं है तो आप दिल लिख दिए। तो दिल, वो दिल हार्ट वाला दिल नहीं है, ठीक है, आपको वो दिल के बारे में नहीं सोचना। ये डाइल्यूटेड बोलते हैं, DILUTED। एक कंसंट्रेटेड टर्म होता है, एक डाइल्यूटेड टर्म होता है, ठीक है। आप कंसंट्रेशन को डाइल्यूट भी कर सकते हैं वाटर उसमें ऐड करके, जो कि आपके 9th क्लास में ही पढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो Zn प्लस H2SO4 को जब रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, आपका बनता है ZnSO4 बनेगा। इसके साथ साथ आपका H2 गैस जो होगा यही आपका इवॉल्व होगा, और इसी गैस के कारण क्या होता है, आपका जो कंटेनर होगा जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोसीड करा रहे हैं, वो कंटेनर कैसा होगा? हीट हो जाएगा, हीट। अब हम बताएंगे कंटेनर हीट क्यों होगा, क्यों ये कंटेनर हीट होगा ये मैं बताऊंगा। तो पहले ये 2 पॉइंट पढ़ लू। लिखा हुआ हैंडल द एसिड विथ केयर। डाइल्यूट है बट आपको हैंडल करना है आराम से, ठीक है, केयर के साथ। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ हैपन हो रहा है? तो आपको यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होता हुआ थोड़ा बहुत नजर आएगा। इसके साथ साथ लिखा हुआ टच द कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर? तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, एकदम होगा भाई। यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे टेम्परेचर आपका जो हीट है वो यहाँ पे इवॉल्व होगा, हीट आपका निकलेगा। क्या बोलना है स्टूडेंट? इवॉल्व। याद रखिएगा हीट इवॉल्व हो रहा है, और हीट इवॉल्व को मतलब कि लॉस ऑफ हीट हो रहा है स्टूडेंट, लॉस ऑफ हीट। और लॉस ऑफ हीट को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा सभी चीज को आपको पढ़ाया जाएगा, कोई चीज छूटने वाला नहीं है यहाँ से, इस चैनल से। मैग्नेटिक ट्यूटोरियल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को साथ भी शेयर कर दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 1 साल में इस चैनल को कहां से कहां पहुंचाना है, और कहां कहां से आप ये सभी चैनल को पहुंचा सकते हैं आप सभी मिलके। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट उठा पा रहे हैं तो आप जरूर इस चैनल को आगे भी प्रमोट करेंगे, आपके दोस्त के साथ बताएंगे, आपके फ्रेंड से बताएंगे, इधर उधर जहां मतलब मन करे वहां बता सकते हैं। इस चैनल को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू चैनल है, इसीलिए इस पे अभी धीरे धीरे इसका ग्रोथ आ रहा है, धीरे धीरे वीडियो को भी अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन में तो सब वीडियो अपलोड करना नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही इस चैनल को हैंडल करता हूं, पूरा वीडियो मेरा ही होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर वो बायोलॉजी हो, और आने वाले समय में मैथ का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलो भाई, अब बहुत बच्चे बोलेंगे जबरदस्ती तो नहीं है, तो जबरदस्ती तो मैं कभी कर नहीं सकता, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो फ्री एजुकेशन का लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया H2 के निकलने से यहाँ पे हीट जनरेट हुआ, हीट इवॉल्व हुआ, और हीट इवॉल्व होने का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक है, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपने पढ़ लिया इतना चीज, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से
that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। आप बता सकते हैं इन सभी में से कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सभी चीज को इजीली। वैसे किस किस चीज को स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, गैस का चेंज होना या फिर गैस का इवॉल्व होना बोल सकते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन आना, टेम्परेचर भी बढ़ा था, और पीपीटी वाला भी आपने स्टूडेंट देख ही लिया कि पीपीटी का भी फॉर्मेशन होना ही आपका केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन होता है। एक चीज आई थिंक यहाँ पे छूट रहा है, एनसीईआरटी वालों ने मुझे तो लगता है कि छोड़ दिया है। ठीक है, क्या छोड़ा है? ODOUR। ODOUR का मतलब होता है, वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। आप बोल सकते हैं चेंज इन स्मेल या फॉर्मेशन ऑफ स्मेल, चेंज इन स्मेल या चेंज ऑफ स्मेल, या जो भी आपको लिखना है, ये भी आपका केमिकल चेंज को दर्शाता है। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा टॉपिक ये बच गया, इसको कंप्लीट कर लें, फिर इस चारों पॉइंट का चर्चा अच्छे ढंग से, सिर्फ इसी, देखो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, इसी चीज को समझाने के लिए आपको पूरा क्लास में लूंगा, नेक्स्ट क्लास पूरा। आप सोच सकते हैं ये पूरा कितना इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक पीपीटी वाला भी ऐड कर देना है और एक स्मेल वाला भी। इन सभी को आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा 15 या 20 मिनट्स का, वो पूरा क्लास सिर्फ इसी चीज के बारे में होगा, जो आपका येलो कलर से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चारों तरफ से। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे नीचे क्या है, उसके बाद आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन से दैट there is a large variety of chemical reaction taking place around us। हम लोग के अगल बगल बहुत सारा रिएक्शन होता होगा, मतलब जहां कलर में चेंज आया बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन, स्टेट चेंज हुआ बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन, गैस इवॉल्व हुआ बोल सकता है केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हुआ बोल सकता है केमिकल रिएक्शन। और पीपीटी क्या है? जहां भी सॉलिड फॉर्म होगा प्रोडक्ट के साइड में, उसी को बोलेंगे पीपीटी, इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। स्मेल में चेंज आया, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और सभी का मैं आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि चेंज ऑफ स्मेल कैसे हुआ, कौन सा रिएक्शन में स्मेल चेंज होता है। और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, जैसा कि पीबी वाला, ये PbNO3 वाला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि पीपीटी जो बना वो येलो कलर का था या कैसा था, PbI2 का पीपीटी था या KNO3 का था। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा Zn के साथ जो आपने रिएक्ट कराया H2SO4 का, क्या आप HCl के साथ करा सकते हैं? तो आप बोलेंगे करा तो सकते हैं, बट वो डाइल्यूट होना चाहिए। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन जो ZnSO4 बना और उसके साथ साथ कौन सा गैस इवॉल्व हुआ था, आप बोलेंगे H2। इस गैस के कारण क्या हुआ था, आप बोलेंगे हीट इवॉल्व हुआ। हीट इवॉल्व होने से कौन सा रिएक्शन हुआ था, आप बोलेंगे स्टूडेंट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और लास्ट में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको किसने पढ़ाया था, आप बोलेंगे मैग्नेटिक ट्यूटोरियल वाले सर ने। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा बहुत मजाक भी होता है। फिर आपने आगे देख सकते हैं, आपको स्कूल में भी सर लोग पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं, आप लोग बहुत जगह से पढ़ते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही जो केमिकल रिएक्शन जो आप लिखते हैं Zn + H2SO4 goes to ZnSO4 + H2, यही आपका सिंबल को दर्शा रहा है। Zn क्या है? जिंक का सिंबल है, जिंक एक एलिमेंट का नाम है। आपको 9th क्लास में भी स्टूडेंट ये सभी चीज पढ़ा दिया गया है। आप लोग जाके पहले, अगर टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे तो आप जाकर जरूर देखेंगे, आपके कॉपी में ये सभी चीज को होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स को, चेंज इन स्टेट, कलर, गैस इवॉल्व, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये सभी चीज को स्टूडेंट, स्मेल का, ये सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 20 मिनट का क्लास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा स्टूडेंट, जरूर आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड किया जाएगा, आप उस पार्ट को देखेंगे भी। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।